In last class of negotiable instrument, we had covered the features of negotiable instrument, है ना? Kinds of negotiable instrument कौन कौन से हैं, ठीक है? ये सब अभी हम लोगों ने नहीं देखा था, जो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे. That is about promissory note, bill of exchange, check. खैर ये सब बहुत ही सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना, ठीक है. बिकॉज प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में आपको मेनली सबका एसेंशियल्स जानना है. कुछ एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन अगर आप जानते हैं दैट विल बी सफिशिएंट. और कुछ कुछ अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं साथ में बताते रहूंगा, ठीक है. तो लास्ट क्लास में आई होप कि आप लोग जो भी पढ़े थे उसको आप लोग रिवाइज किए होंगे, ठीक है. लाइक एसेंशियल फीचर हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का देखे थे, ट्रांसफरेबिलिटी होता है ना, कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफरेबल होता है, ये एक फीचर है. इंडिपेंडेंट टाइटल मिलता है, जो भी ट्रांसफरी होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उसको एक इंडिपेंडेंट टाइटल मिलता है, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट. जो उसके प्रीवियस ओनर के पास जो भी डिफेक्टिव टाइटल था उससे फ्री मिलता है, ठीक है. फिर राइट टू स्यू मिलता है, जो भी होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होता है उसके पास राइट टू स्यू होता है. और लास्टली हम लोग देखे थे कुछ सर्टेन प्रिजम्पशंस होते हैं. देयर आर सर्टेन प्रिजम्पशंस व्हिच आर ड्रॉन इन केसेस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन देकर रिसीव किया गया है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर डेट पे प्रिज्यूम किया गया है. मतलब कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेकर प्लेंटिफ अगर कोर्ट में जाता है और वो प्रेजेंट करता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो डेट्स मेंशन्ड है उसको लेके कोर्ट हमेशा यही प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगी कि हाँ इसी डेट को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ था. फिर प्लेंटिफ जो है उसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन देकर हासिल किया था. तो ऐसे कुछ प्रिजम्पशंस जो है प्लेंटिफ के फेवर में, ठीक है, सर्टेन प्रिजम्पशंस रिगार्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोर्ट जो है वहां पे ड्रॉ कर सकती है. ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 होता है. सेक्शन 118 of the negotiable instrument act talks about the presumptions, कि क्या क्या प्रिजम्पशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस में कोर्ट जो है ड्रॉ कर सकती है. तो जो भी प्रिजम्पशंस ड्रॉ करती है कोर्ट वो रिबटेबल नेचर के भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है, ठीक है. तो हम लोग ये सब फीचर्स वगैरह देख चुके थे. उसके बाद हम लोग ये देख रहे थे कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम मानते हैं. तो बेसिकली आपका जो सेक्शन 13A है ना, सेक्शन 13A आपको तीन तरीके के डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानता है. एक आपको प्रॉमिसरी नोट बताता है, एक आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बताता है, और एक आपको चेक बताता है. कि ये तीन आपके जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपके होते हैं. बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं कि बस इन्हीं तीन तरीके के होंगे, इसके अलावा भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में फॉल करने वाले अदर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, ठीक है. अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर, ठीक है, कि अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में आ सकते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट भी जो है अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में आ सकते हैं, अगर वो दो कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई कर दें. वो दो कंडीशन क्या हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ठीक है, फ्रीली ट्रांसफरेबल. ये भी लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने डिस्कस किया था एंड में. वेदर वी हैड डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन लास्ट क्लास? यस सर. अच्छा ठीक है, कोई नहीं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, और दूसरा कि जो भी वहां पे ट्रांसफरी होगा, अगर उस ट्रांसफरी है, अगर उसने गुड फेथ में अगर रिसीव किया है, ठीक है, गुड फेथ में अगर उसने कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव किया है और वो भी वैल्यू पे करके, ठीक है, वैल्यू देकर, ठीक है, तो वो ट्रांसफरी जो होगा उसको एक इंडिपेंडेंट टाइटल मिल जाएगा. अगर ये दो कंडीशंस, कहीं इंडिपेंडेंट टाइटल कहने का मतलब है कि भले उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रीवियस होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव भी हो, ट्रांसफरी अगर गुड फेथ और वैल्यू पे करके अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हासिल कर रहा है, तो वो ट्रांसफरी जो है अब उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे किसी को भी, जो भी उसके अंदर डेटर है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिसको भी पे करने का ड्यूटी दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट वो सूट फाइल कर सकता है. तो ऐसा हम लोग एग्जांपल्स देखे थे. क्या क्या एग्जांपल्स देखे थे अदर इंस्ट्रूमेंट्स में, बताओ. शेयर वारंट, डिबेंचर्स और रेलवे रिसिप्ट हुंडीज. ठीक है, शेयर वारंट हो गया, है ना, जो भी आपका डिबेंचर पेबल टू बियरर होता है ना, डिबेंचर, इसका भी एग्जांपल हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे. डिबेंचर पेबल टू बियरर हो गया, आपका रेलवे रिसिप्ट्स हो गया. तो और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपके फ्रीली ट्रांसफरेबल नेचर के हैं
और अगर ये कंडीशन पूरा करे कि ट्रांसफरी अगर गुड फेथ और वैल्यू में पे कर रहा है तो उसको इंडिपेंडेंट टाइटल मिलेगा, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है। चलो ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए थे। अब आते हैं आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे, जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके एनआई में रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें आपका 3 तरीके का डॉक्यूमेंट है। एक है आपका प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक बार देखते हैं इसको। प्रॉमिसरी नोट, देखो प्रॉमिसरी नोट आपको सेक्शन 4 में बताया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 4। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है। पहला तो एसेंशियल है, एक इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होना चाहिए। और बैंक नोट और करेंसी नोट ये दोनों भी राइटिंग में होते हैं, लेकिन इन दोनों को प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लीगल टेंडर होते हैं, ठीक है, दे आर लीगल टेंडर्स, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज प्रॉमिसरी नोट, दे आर आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग ओनली। तो प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग विच कंटेन एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। दूसरा इसका एसेंशियल है, इसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। अनकंडीशनल आप प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, और जो प्रॉमिस करता है वो उसको साइन भी करता है, ठीक है। जिसको आप प्रॉमिस कर रहे हैं उसका साइन जरूरी नहीं है, बट जो प्रॉमिस कर रहा है वो साइन भी करता है। किस लिए? टू पे अ सर्टेन सम, जो उसके अंदर प्रॉमिस कर रहे हैं कि कितना सम आप पे करेंगे किसी को, वो एकदम क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए। सम ऑफ मनी ओनली, और केवल वो सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप कोई किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कोई गुड्स देने का, है ना, या कोई सर्विसेज रेंडर करने का, तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं हुआ। प्रॉमिसरी नोट हुआ अगर आप मनी किसी को देने के लिए प्रॉमिस करते हैं। और वो लास्ट एसेंशियल है, इट शुड बी पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। ईदर टू ऑर्डर और पेबल टू ऑर्डर और बियरर, ये वर्ड्स जो है हम लोग पहले क्लास में ही इसको लेकर क्लैरिटी हम लोगों ने लिया था, ठीक है। अभी फिर से ये सारे एसेंशियल को एक एक करके देखेंगे तो हम लोग देखेंगे। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, 1 मिनट वेट कीजिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट के का जो मीनिंग बताया हुआ है आपको सेक्शन 4 में, इसमें हम लोग देख रहे हैं इसके क्या क्या एसेंशियल है। कि प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस या अंडरटेकिंग होना चाहिए। तीसरा, ये साइंड होना चाहिए जो भी पर्सन प्रॉमिस कर रहा है उसके तरफ से। और ये जो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, ये किस लिए होना चाहिए? टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, केवल मनी पे करने के लिए ये अंडरटेकिंग होना चाहिए। और वो पेएबल कैसे होगा? ईदर टू ऑर्डर और ईदर टू बियरर। अब ये सारे एसेंशियल्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, तो पहला एसेंशियल जो है, सबसे पहला एसेंशियल अगर हम प्रॉमिसरी नोट का देखें, ठीक है, सेक्शन 4 में इसको आपको डिफाइन किया हुआ है, राइट। सबसे पहला एसेंशियल आएगा इन राइटिंग, इट शुड बी इन राइटिंग। द फर्स्ट एसेंशियल इज ये राइटिंग में होना चाहिए, यानी प्रॉमिसरी नोट आपका हमेशा रिटन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग। अब इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब वो राइटिंग में किसी भी तरीके के पीस ऑफ पेपर पे हो, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हो, वो राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी एन अंडरटेकिंग टू पे, ये एक अंडरटेकिंग होना चाहिए। इट शुड बी अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे।
अब ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस वर्ड या अंडरटेकिंग वर्ड आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूडेड होना चाहिए। जो आपका प्रॉमिसरी नोट है उसका अल्टीमेट मीनिंग यही निकल के आना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन यही होना चाहिए कि एक पर्सन दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है। अब जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, आप लोग बताइएगा। इफ आई से आई एम बाउंड टू पे ₹5,000, है ना, टू बी लेटेस्ट बाई 1 जनवरी 2025। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि आई एम बाउंड टू पे ₹5,000 टू बी लेटेस्ट बाई 1 जनवरी 2025, वेदर दिस इज एन अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे और नॉट, बताइए। इफ अ पर्सन से दैट कोई कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वो इशू करता है जिसमें बोलता है आई एम बाउंड टू पे दिस मच रुपीज टू बी लेटेस्ट बाई दिस पर्टिकुलर डेट, और नीचे में अपना साइन जो है वो कर देता है, ठीक है, वेदर दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। क्या ये प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? व्हाट डू यू थिंक? एनी आइडिया, एनीवन? सर बाउंड के जगह पे प्रॉमिस वर्ड होगा। बाउंड हो है इसलिए क्या होगा? बाउंड की जगह पे प्रॉमिस वर्ड होगा, आई प्रॉमिस टू पे, मतलब अनकंडीशनल प्रॉमिस या अंडरटेकिंग होना चाहिए ना। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि प्रॉमिस वर्ड वहां पे होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया अगर हम ऐसे बोलते हैं आई विल पे रुपीज दिस मच टू बी बाई दिस पर्टिकुलर डेट, दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पे तो कोई प्रॉमिस वर्ड यूज नहीं किया गया, यहाँ पे कोई अंडरटेकिंग वर्ड यूज नहीं किया गया, बट फिर भी ये प्रॉमिसरी नोट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक तरीके का क्या है, प्रॉमिसरी नोट ही तो है। प्रॉमिसरी नोट में बस आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंटेंशन मस्ट बी क्लियर। इंटेंशन क्या क्लियर होना चाहिए कि आप जो है वहां पे किसी को पे करने के लिए, मतलब क्लियर अपना इंटेंशन दिखा रहे हैं कि आप पर्टिकुलर अमाउंट किसी को पे करने वाले हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको लिखा, ये मैंने आपको जो नोट बनाया कि आई एम बाउंड टू पे ₹5,000 टू बी लेटेस्ट बाई 1 जनवरी 2025, वेदर दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट और नॉट। प्रॉमिस वर्ड यूज है, अंडरटेकिंग वर्ड यूज है कि नहीं, इट डजेंट मैटर, वेदर हियर इज अ क्लियर इंटेंशन बाय ऑन द पार्ट ऑफ दिस पर्सन दैट ही वांट टू पे बी और नॉट। व्हाट डू यू थिंक? एनी गेस? hmm if I say that I am bound to do this for you, whether you will do that, see this is, ये जो आपका नोट है दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। क्यों नहीं है? ये मियर एक्नोलॉजमेंट, इट इज मियरली एन एक्नोलॉजमेंट दैट अ पर्सन इज इंडेटेड टू बी, है ना। ये मियर एक्नोलॉजमेंट है कि बी को मुझे ₹5,000 देना है, आप बस एक्नॉलेज कर रहे हैं। मैंने बोला आई एम बाउंड टू डू दिस फॉर यू, ये क्या है? ये बस एक्नॉलेजमेंट है। और वहीं में बोलता है आई विल डू दिस फॉर यू, आई प्रॉमिस टू डू दिस यू, टू डू दिस फॉर यू, आई टेक एन अंडरटेकिंग दैट आई विल डू दिस फॉर यू। तो यहां प्रॉमिस है, बट लाइक अगर हम बोल रहे हैं आई एम बाउंड टू डू, आई एम बाउंड टू डू, आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल डू, आई एम merely acknowledging the fact that I am bound to pay you this much amount, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा एसेंशियल जो है अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे, इसमें इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि एक पर्सन दूसरे को कुछ अमाउंट पे करने के लिए अपना क्लियर इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे वो प्रॉमिस वर्ड यूज किया है, अंडरटेकिंग वर्ड यूज किया है या नहीं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। एंड मियर एक्नोलॉजमेंट टू पे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉमिसरी नोट, एंड दिस इज मियरली एन एक्नोलॉजमेंट टू पे, सो दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। आई होप दिस माइट बी क्लियर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं आई विल पे, ठीक है, आई विल पे रुपीज दिस मच, आई प्रॉमिस टू पे दिस मच, ठीक है, I from my free will pay ₹5,000 to be on this particular date. These are promissory note. But when I say I am bound to do, I अगर हम बोलते हैं I owe ₹2,500, I owe
रुपीज 2500 टू बी, ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, यू आर मियरली एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट यू ओ समथिंग टू बी, राइट। तो इसीलिए आपको प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं, इसके लिए आपको देखना होता है क्या उसमें पर्सन ने अंडरटेकिंग लिया है कि नहीं, प्रॉमिस टू पे किया है कि नहीं किया है। अब वहां पे अंडरटेकिंग या प्रॉमिस वर्ड यूज करना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो एसेंशियल्स हुए। तीसरा एसेंशियल क्या होगा प्रॉमिसरी नोट का? तीसरा है इट मस्ट बी साइंड। साइंड बाई हूम? साइंड बाई द, देखो प्रॉमिसरी नोट में पार्टी कौन कौन हुआ? प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं। प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिस करता है या अंडरटेकिंग लेता है दूसरे को पे करने के लिए, उसको मेकर बोलते हैं। और जिसको पे करना होता है उसको हम पेई बोलते हैं, है ना, पे, राइट, कि उस जिसको पे करना है। तो ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये साइन किसके तरफ से होना चाहिए, मेकर, पेई, या दोनों के तरफ से? व्हाट डू यू थिंक? अभी हम लोगों ने सेक्शन देखा, Only maker. इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। जो प्रॉमिस कर रहा है वो, दूसरे पार्टी का उस पर सिग्नेचर होना नेसेसरी नहीं है। हम लोग पिछले जो फर्स्ट क्लास था उसमें हमने बहुत सारे सैंपल्स देखे थे प्रॉमिसरी नोट का, है ना। उसमें हम लोग देखे थे कि बहुत सारे प्रॉमिसरी नोट के सैंपल में आपको केवल साइन किसका मिलता है, मेकर का साइन मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड एसेंशियल, दैट इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। नाउ कमिंग अपॉन द फोर्थ एसेंशियल। फोर्थ एसेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंडरटेकिंग टू पे, ठीक है, जो अंडरटेकिंग या प्रॉमिस आपने किया है पे करने के लिए, ठीक है, अंडरटेकिंग और द प्रॉमिस टू पे विच यू हैव मेड मस्ट बी अनकंडीशनल। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगना चाहिए। इट शुड बी विदाउट एनी कंडीशन। आई विल पे टू बी दिस मच अमाउंट इफ बी डज दिस फॉर मी, है ना, कि बी अगर ये करता है तभी मैं उसको इतना अमाउंट पे करूंगा, ठीक है। इफ बी गो ऑन अ टूर विथ मी आई विल पे दिस मच अमाउंट, ठीक है। इफ बी हेल्प मी इन दिस पर्टिकुलर वर्क आई विल पे बी दिस मच अमाउंट। दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। व्हाई? बिकॉज यू आर इम्पोजिंग अ कंडीशन, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट जो आपका होना चाहिए इट मस्ट बी अनकंडीशनल। ये एकदम अनकंडीशनल होना चाहिए। अब यहां पर एक मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि आई विल पे ₹25,000 टू बीज सन 15 days. Am I audible? Yes, sir, you are. Okay, 15 days after the death of B. I said I will pay ₹25,000. I am giving a promise or an undertaking टू बीज सन। बी के बेटे को मैं ये अंडरटेकिंग दे रहा हूं कि मैं उसके फादर के डेथ के 15 दिन के बाद पे करूंगा 25,000 रुपए। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? No, No, sir. sir. No. 99% of you will say no because you haven't studied negotiable instrument before, ठीक है। अब वापस आइए, देखिए सेक्शन पे आइए पहले, फिर मैं बताता हूं। एक तो क्लियर है कि प्रॉमिस टू पे अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। बट ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया इसमें ये प्रॉमिसरी नोट होगा। अब कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भाई यहां तो कंडीशन दिया है कि बी का जो डेथ हो जाएगा तभी उसके सन को हम पे करेंगे, तो ये तो कंडीशन है, तो फिर ये कंडीशन कैसे, इस कंडीशन के बाद भी ये प्रॉमिसरी नोट क्यों हो जा रहा है? तो आइए बेयर एक्ट पे देखिए। बेयर एक्ट में सेक्शन 5 पे आइए। सेक्शन 5 का आपको मार्जिनल हेडिंग जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता रहा है, लेकिन इसका जो 5 का पैरा 2 है, ठीक है, पैरा 2, पैरा 3 और पैरा 4, ये चारों जो है आपको, ये तीनों आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी अप्लाई करता है और प्रॉमिसरी नोट पे भी अप्लाई करता है। देखो सब जगह दिया है कि ये अप्लाई करेगा सेक्शन 4 पे भी, सेक्शन 4 पे भी, सेक्शन 4 पे भी। यानी इन तीनों पैराग्राफ में जो बातें की गई हैं सेक्शन 5 के पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 में, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे भी अप्लाई करेगा। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी जो मैंने एसेंशियल बताया कि प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए,
बट उसका एक एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन यहां दिया गया है, सेकेंड पैरा ऑफ सेक्शन 5, है ना। एक्सेप्शन इज पैरा 2 ऑफ सेक्शन 5। अब कैसे? वो एक एक्सेप्शन है जो मैंने बोला कि किसी के डेथ पे मैं उसके सन को पे करूंगा, उसको कंडीशन क्यों नहीं माना जाता है, ये एक्सेप्शन क्यों है? तो ये देखो यहां क्या बता रहे हैं कि प्रॉमिस टू पे इज नॉट कंडीशनल। प्रॉमिस टू पे कंडीशनल नहीं हो जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 4 यानी प्रॉमिसरी नोट। ये प्रॉमिसरी नोट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर प्रॉमिस टू पे कंडीशनल नहीं हो जाएगा जस्ट बाय द रीजन ऑफ द फैक्ट दैट टाइम ऑफ पेमेंट of the amount or any installment which is expressed to be payable on lapse of certain period after occurrence of a specified event which according to the ordinary expectation of mankind is certain to happen although the time of its happening may be uncertain। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। ठीक है, मतलब वहां पे कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन 5 का पैरा 2 ये बता रहा है कि प्रॉमिस टू पे जो है वो कंडीशनल नहीं माना जाएगा अगर वहां पे कोई ऐसा कंडीशन लगाया गया है जो कि बाउंड है होने के लिए, विच इज सर्टेन टू हैपन। तो इफ यू इंपोज अ सर्टेन कंडीशन इन अ प्रॉमिसरी नोट विच इज बाउंड टू हैपन, जो होना ही है, तो उसको कंडीशन माना ही नहीं जाएगा। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंडीशन। ठीक है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंडीशन अंडर सेक्शन 4। अब वहां पे क्या एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि ए ने प्रॉमिस किया बी के सन को कि मैं तुमको पे करूंगा इतने रुपए 15 दिन के बाद, जब बी मर जाता है, बी के डेथ के 15 दिन बाद। अब बी का तो डेथ होना ही है ना, डेथ ऑफ अ पर्सन इज सर्टेन according to ordinary expectation of a mankind, death is something which is certain to happen। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है कि कब होगा, लेकिन वो होगा ही होगा। तो दैट प्रॉमिसरी नोट इज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। और वहां पे ये जो कंडीशन की तरह लगाया गया है कि आपके फादर के डेथ पे ही उसके 15 दिन बाद आपको पे किया जाएगा, उसको आप कंडीशन मानेंगे ही नहीं अकॉर्डिंग टू पैरा 2 ऑफ सेक्शन 5। ठीक है, समझे? अब यहीं पे मान लिया आपको, ये अगर एग्जांपल देखें हम कि अगर यहीं पे ये जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है वो ये बोलता है कि आई विल पे टू बी रुपीज आई विल पे ₹25,000 टू बीज सन 15 days आफ्टर हिज मैरिज, 15 days आफ्टर हिज मैरिज, वेदर दिस विल बी अ प्रॉमिसरी नोट और नॉट। उसके शादी के 15 दिन बाद मैं उसको पे करूंगा, वेदर दिस इज This अ is प्रॉमिसरी not a नोट। promissory note, sir, व्हाई इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट? because marriage is uncertain. Because marriage is, see, death भी uncertain है, but marriage is something which is not bound to happen। it is not certain कि वो होगा ही होगा। मैरिज किसी का हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहां पे लगा कि बी का जो पहला सन होगा, बॉर्न होगा, उसके 15 दिन बाद मैं पे करूंगा तुम्हें 50,000 रुपए। दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। बी का सन होगा कि नहीं होगा, हो सकता है बी की शादी ही नहीं, बी ने कभी शादी ही नहीं की। तो समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन, इफ दैट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, देन दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंडीशन। ठीक है, तो ये वाला एसेंशियल जो है आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंडरटेकिंग या प्रॉमिस टू पे जो होना चाहिए, इट मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। बट if a person imposes a certain condition which is bound to happen, which a condition which is of the nature which is bound to happen, then that will not be treated as a condition at all according to para 2 of section 5। ओके, ये चौथा एसेंशियल था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है पूछ लेना। उसके बाद आओ नेक्स्ट, फिफ्थ है आपका, नेक्स्ट एसेंशियल है आपका सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज। कौन पार्टी होंगे, कौन पेई होगा, वो सर्टेन होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, मतलब हु इज मेकर, हु इज पेई, कौन प्रॉमिस कर रहा है, किसको प्रॉमिस करना है,
ये एकदम से सर्टेन होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट में दो लोग चाहिए, एक प्रॉमिसर, ठीक है, और एक पेई जिसको आप प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये दोनों पार्टी जो सर्टेन होने चाहिए, ठीक है। अनसर्टेनिटी यहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनसर्टेनिटी यहां पे नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशंस आपको समझना है कि मान लो अगर नाम नहीं भी दिया गया है, इफ नेम ऑफ पेई हैज नॉट बीन मेंशन्ड, जो पेई है उसका नाम अगर नहीं भी दिया गया है, बट अगर कोई डेजिग्नेशन उसका बताया गया है, इफ सम डेजिग्नेशन हैज बीन मेड नोन, है ना, जिससे कि वो उसको असर्टेन कर सकते हैं, एक ऐसा डेजिग्नेशन दिया गया जिससे कि किसी पार्टी को असर्टेन किया जा सकता है, असर्टेनेबल, ठीक है, तो वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगा अगर उसका नाम नहीं भी दिया गया तो। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्टेन होना चाहिए, मतलब कि जो आपने प्रॉमिसरी नोट दिया है उससे क्लियर हो जाना चाहिए, कि पता चल जाना चाहिए पेई कौन है। तो नाम नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं है। मान लिया आपने बोला कि XYZ बैंक का जो ब्रांच, कोई पर्टिकुलर ब्रांच है, ए ब्रांच, इसका जो मैनेजर है, ठीक है, इसके जो मैनेजर है, राइट, आई विल पे द मैनेजर ऑफ XYZ बैंक ₹5,000। अब XYZ बैंक का जो मैनेजर है, मान लो कोई एक ही मैनेजर है उसका, ठीक है, वन पर्सन इज ओनली द मैनेजर एट दिस पर्टिकुलर ब्रांच, दैट इज सर्टेन। नाम नहीं भी दिया गया अगर एक्सप्रेसली, दैट इज सर्टेन, आप पता कर सकते हैं। एक इससे रिलेटेड आपका एक बहुत ही लैंडमार्क इंपॉर्टेंट केस भी है, ठीक है, उस केस को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। द नेम ऑफ द केस इज पोन्नुस्वामी चेतियार, पोन्नुस्वामी चेतियार वर्सेस पी वेलाई मुथु चेतियार, ठीक है, 1957। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, ठीक है, इस केस में यही बताया गया कि नेम मस्ट ऑलवेज बी मेंशन्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेम शुड नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन्स नेम शुड बी मेंशन्ड, ठीक है। एब्सेंस ऑफ नेम ऑफ पेई ऑन अ प्रॉमिसरी नोट विल नॉट रेंडर द प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड, राइट। अगर पेई को हम सर्टेनिटी से पता कर सकते हैं, अगर कोई डिजिग्नेशन दिया गया है, ठीक है, उससे अगर हम सर्टेनिटी से पता कर सकते हैं पेई को, ठीक है, इफ वी कैन नो द पेई, देन इवन इफ द नेम इज एब्सेंट दैट प्रॉमिसरी नोट इज वैलिड। जैसे इस केस में क्या हुआ, इस केस में एक पर्टिकुलर पर्सन ने बोला कि मैं बी के सन को, बीज सन, ठीक है, हु हैज गिवन मी अ क्रेडिट ऑफ 20,000 रुपीज। मैं फैक्ट को थोड़ा अपने हिसाब से सिंपल करके बता रहा हूं कि बीज सन, ए ने प्रॉमिस किया बीज सन को, हु, एक प्रॉमिसरी नोट उसने लिखा, उसमें लिखा कि आई विल पे बीज सन हु हैज गिवन मी अ क्रेडिट ऑफ ₹20,000, है ना, लेटेस्ट बाई 1 जनवरी 2025, ऐसा था, ऐसा कुछ फैक्ट था इसमें। अब बी के जो है 3 सन थे, बी का 3 सन था, सन 1, सन 2, सन 3। अब ये कोर्ट में एक चैलेंज हुआ कि भाई बी के तो 3 सन है, इसने बोला बी का सन को मैं पे करूंगा, बट इसने बोला बी सन हु हैज गिवन मी क्रेडिट ऑफ ₹20,000। अब इन तीनों सन में S2 ही जो था, इस बात का प्रूफ था कि S2 ने ही क्रेडिट दिया था 20,000 रुपए का। तो ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि बी का एक ही सन है जिसने ए को क्रेडिट दिया है, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट वैलिड है। ऐसा ही इस केस में हुआ था, ठीक है। तो सर्टेनिटी ऑफ पार्टी इज नेसेसरी है कि पार्टी सर्टेन होने चाहिए, मेकर कौन है, पेई कौन है, ये क्लियर होना चाहिए, इट मस्ट बी क्लियरली असर्टेनेबल। बट लाइक ऐसा नहीं है कि अगर नाम किसी का मेंशन है तो आप बोल देंगे ये अनसर्टेन है। नाम नहीं भी मेंशन है, कुछ डेजिग्नेशन उसके बारे में मेंशन्ड है, कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में मेंशन्ड है पेई के बारे में, जिससे कि आप क्लियरली असर्टेन कर सकते हैं कि हु इज अ पेई, देन दैट इज आल्सो अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। ओके, आई होप दिस माइट बी क्लियर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट एसेंशियल इज, ये 5वां एसेंशियल था आपका। नेक्स्ट एसेंशियल इज
प्रॉमिस टू पे क्या होना चाहिए? प्रॉमिस टू पे शुड बी ओनली व्हाट? money, मनी, शुड बी ओनली मनी। ठीक है, केवल पैसा पे करने का आपको प्रॉमिस होना चाहिए। द प्रॉमिस मस्ट बी ओनली टू पे मनी एंड सम ऑफ मनी ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब मैं 10,000 आपको पैसे दूंगा तो बाकी मैं आपको गुड्स दूंगा, ऐसा नहीं। इट शुड ओनली बी फॉर मनी, इट शुड नॉट ओनली बी कि पार्ट में अगर मनी भी है तो प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा। इट शुड ओनली बी द होल प्रॉमिसरी नोट शुड ओनली बी इन रेस्पेक्ट टू प्रॉमिस टू पे मनी। ठीक है, एंड नथिंग एल्स। ओके, ये आपका नेक्स्ट एसेंशियल है। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपका लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आपका एसेंशियल है, इट शुड बी पेएबल टू ऑर्डर of a certain person, should be payable to order of a certain person or payable to bearer of such promissory note। फिर bearer of such instrument, जो promissory note है उसका bearer होना चाहिए। ये हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में फर्स्ट क्लास में ये हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, ये मैंने पहले बताया था। तो अब आप लोग में से कोई बताइए कि अगर कोई प्रॉमिसरी नोट पेबल टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन है, ठीक है, पेबल टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन वाला प्रॉमिसरी नोट कैसा हो सकता है? ठीक है, जैसे ए जो है वो प्रॉमिस कर रहा है, आई प्रॉमिस टू पे बी और टू हिज ऑर्डर, ठीक है, ₹5 लाख लेटेस्ट बाई 1 जनवरी 2025। ठीक है, ए ने यहाँ पे अपना साइन भी कर दिया। अब यहाँ पे पेबल टू ऑर्डर है, ये प्रॉमिसरी नोट पेबल टू ऑर्डर है। तो पेबल टू ऑर्डर का मतलब यहाँ क्या हुआ? पेबल टू ऑर्डर का मतलब बताइए जल्दी से। या तो बी को या फिर बी जिसको ऑर्डर करेगा उसको। यस, या तो बी को आप पे करेंगे जो सर्टेन पर्सन है, या फिर उसके ऑर्डर पे, बी के ऑर्डर पे आप किसी XYZ को भी पे कर सकते हैं। बी डायरेक्ट कर सकता है कि इस प्रॉमिसरी नोट के अंदर मुझे नहीं पे करो, किसी और को पे करो। जैसे मेरे फेवर में कोई प्रॉमिसरी नोट किसी ने बनाया है, अब वो प्रॉमिसरी नोट पे तो हक मेरा है, 50,000 रुपए मुझे उससे मिलना है। अब मैं किसी का कर्जदार बन जाता हूं, उसको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा कि देखो एक प्रॉमिसरी नोट मुझे ए से आने वाला है, मैं तुमको और तुम्हारे फेवर में एक ऑर्डर दे देता हूं, है ना, कि अब वो पैसा जो है मुझे ना देके तुम्हें देगा। तो ये जो बी के ऑर्डर पे पेबल जो होता है, तो बी ये जो ऑर्डर करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट। endorsement, endorsement, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोर्समेंट। और इंडोर्समेंट कहाँ किया जाता है? सोशल मीडिया पे। Either on the back side or wherever there is a space हाँ, of इधर promissory note. उस प्रॉमिसरी नोट के, ये प्रॉमिसरी नोट है, इसके या तो बैक साइड में या फिर इसमें अगर कहीं सामने भी, नीचे में अगर कहीं जगह है, वहां पे भी आप बोल सकते हैं कि नाउ दिस प्रॉमिसरी नोट इज पेबल टू मिस्टर एक्स ऑन माई ऑर्डर, और बी वहां पे अपना साइन कर देगा। ठीक है, तो पेबल टू ऑर्डर वाला प्रॉमिसरी नोट ऐसा होता है। और यहीं पे रहता पेबल टू बी और टू बियरर, तो क्या होता? बियरर का मतलब क्या हुआ? Whoever is holding that instrument. यस, जिसके पास भी वो प्रॉमिसरी नोट पोजीशन में है, जो हुएवर इज द होल्डर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, वो बियरर हो गया उसका। तो अब वैसे सिचुएशन में अगर ये पेबल टू बियरर होता, तो बी को अगर किसी और पर्सन को प्रॉमिसरी नोट ट्रांसफर करना होता, तो उसको ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है, बस हैंड ओवर कर देगा, है ना। जो पेबल टू बियरर होता है वो बस हैंड ओवर कर दिया, बी ने सी को एक्स को हैंड ओवर कर दिया, एक्स वो प्रॉमिसरी नोट का होल्डर हो गया। अब एक्स को जो है ए से पैसा लेना है, एक्स ने वाई को दे दिया, मतलब वो अब एक तरीके से नोट की तरह हो गया, है ना, 500 रुपए की नोट की तरह, जिसके हाथ में गया अब वो जो है ओरिजिनल डेटर से वो क्लेम कर सकता है, प्रॉमिसर से वो क्लेम कर सकता है वो पैसा। ठीक है, तो ये पेबल टू ऑर्डर और बियरर हुआ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो पेबल टू ऑर्डर और बियरर जो होता है, आपके बेयर एक्ट के सेक्शन 4 में तो दिया हुआ है कि प्रॉमिसरी नोट पेबल टू ऑर्डर और बियरर दोनों हो सकता है, बट इस पर अब रेस्ट्रिक्शन कुछ लग चुका है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका 1881 का था, लेकिन आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934
का सेक्शन 31 अब जो है बियरर प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बियरर वाला जो होता है ये वाला, ठीक है, इसको वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी पर्सन जो है पेएबल टू बियरर वाला प्रॉमिसरी नोट इशू नहीं कर सकता है एक्सेप्ट बैंक्स जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए आपको पेएबल टू बियरर वाला प्रॉमिसरी नोट उतना देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन पर्सन इसको इशू नहीं कर सकता है। दिस हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय आरबीआई एक्ट सेक्शन 31 एंड इट हैज बीन मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 32। सेक्शन 31 के अंदर वो प्रोहिबिट रेस्ट्रिक्ट किया गया है और 32 के अंदर पनिशेबल कर दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए पेएबल टू ऑर्डर वाला ही प्रॉमिसरी नोट कोई भी कॉमन पर्सन इशू कर सकता है, पेएबल टू बियरर वाला इशू नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉमिसरी नोट। आई होप दिस माइट बी क्लियर। किसी को कोई डाउट? एनीवन? प्रॉमिसरी नोट में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ये ध्यान रखना, पेएबल टू बियरर वाला प्रॉमिसरी नोट अब जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि ये केवल और केवल ऑथराइज्ड बैंक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकते हैं और कोई पेएबल टू बियरर वाला प्रॉमिसरी नोट इशू नहीं कर सकता। आपको अगर इशू करना है प्रॉमिसरी नोट, इट विल बी ऑलवेज पेएबल टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। किसी को डाउट? एनीबडी? एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? चलिए अब आइए बिल ऑफ एक्सचेंज पे। बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं नेक्स्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज पहले बेयर एक्ट से देखते हैं। बेयर एक्ट में आप आइए सेक्शन, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, जस्ट वेट। राइटिंग, अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे मस्ट बी कंडीशनल। एक मिस हो गया है, ठीक है, उसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा बीच में ही कहीं, बीच में ही कहीं एक और कंडीशन आप इंक्लूड कर लेंगे कि अलग से बता ही देते हैं। सम मस्ट बी सर्टेन, 8th एसेंशियल प्रॉमिसरी नोट का ही, सम मस्ट बी सर्टेन। जो अमाउंट आपको पे करना है, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी आप पे कर रहे हैं वो एकदम सर्टेन होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, है ना। कि आई विल पे यू ₹20,000 एंड ऑल्सो सम अदर अमाउंट विच आई विल बी केपेबल आफ्टर 1st January 2025। दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट बिकॉज द सम इज नॉट सर्टेन, ठीक है। कि आई विल पे यू वॉट एवर आई ओ टू यू, ठीक है, दिस इज नॉट सर्टेन। वहां पे सम सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब वहीं पे मान लो कि आपको इंटरेस्ट, आप प्रॉमिस कर रहे हैं मैं बी को पे करूंगा अलोंग विथ 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देके, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई एक्सचेंज रेट पे मैं पे करूंगा, ठीक है। तो ये सारा जो है सर्टेन होता है, ठीक है। इसको आप मतलब आप प्रॉमिसरी नोट जब दे रहे हैं तो आप बोले कि मैं बी, आप बोले कि मैं बी से मैंने आज 10,000 रुपए लिया है और मैं इसको 3 साल के अंदर पे कर दूंगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से। तो अब ये तो क्लियर नहीं है कि आप कितना पे कीजिएगा। आप 1 साल बाद पे कीजिएगा तो आपको कम पे करना होगा, 2 साल बाद पे करेंगे तो आपको ज्यादा पे करना होगा, 3 साल बाद आप पे करेंगे और ज्यादा, क्योंकि 10% का इंटरेस्ट तो लगता चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन है क्या इसको आप सर्टेन सम ऑफ मनी मानेंगे कि नहीं? तो यस, इसको सर्टेन सम ऑफ मनी मानेंगे। इसके लिए आपका फिर से सेक्शन 5 का आपका नेक्स्ट वाला पैरा दिया है, सेक्शन 5 का पैरा 3, ठीक है। सेक्शन 5 का पैरा 3, सम मस्ट बी सर्टेन में एक तो वो सर्टेन होना चाहिए, बट मान के चलो अगर इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पे करना है एक्सचेंज रेट, तो वहां पे एग्जैक्टली आज तो सर्टेन आप नहीं कर सकते, लेकिन जब वो पे करना होगा तब तो वो असर्टेनेबल नेचर का होगा, तो इसीलिए उसको भी हम सर्टेन मानते हैं। देखिए बेयर एक्ट में ये प्रॉमिसरी नोट कहीं एसेंशियल बता रहे हैं, सेक्शन 5 का पैरा 3, दिस वन, ओके। Some payable may be certain within the meaning of this section and section 4, although it includes future interest or is payable at an indicated rate of exchange, ठीक है।
और although it provides that on default of payment of installment the balance unpaid shall become due. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आज के डेट पे अगर कोई अमाउंट सर्टेन नहीं है, ठीक है, बट जब वो पे करने वाला होगा उस समय अगर वो असर्टेनेबल एकदम हो सकता है क्लैरिटी के साथ, लाइक इंटरेस्ट रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट, ठीक है, या कोई डिफॉल्ट आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो ये बोला गया कि अगर इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट किया गया तो पूरा अमाउंट मैं फिर से पे करूंगा, तो ये सब में आज के डेट में सर्टेन नहीं है कि आप एग्जैक्टली कितना अमाउंट पे करेंगे, बट फिर भी इसको सर्टेन अमाउंट माना जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 5 का ये पैरा 3 हुआ। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग देख रहे हैं कि सम मस्ट बी सर्टेन, इसका एक एक्सेप्शन होता है जो आपके सेक्शन 5 के पैरा 3 में प्रोवाइडेड। ठीक है, ये आपका मिस हो गया था, प्रॉमिसरी नोट का इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलो हम लोग देख रहे थे कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हम लोग बेयर एक्ट पहले देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज काफी छोटा है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन उतना है नहीं, तुरंत ही बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक दोनों हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में, और इसमें क्या होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। वहां पे क्या होता था, प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता था, प्रॉमिस होता था, यहाँ पे अनकंडीशनल क्या होता है, ऑर्डर होता है, साइंड बाय द मेकर, जिसमें कि उस ऑर्डर के थ्रू डायरेक्ट किया जाता है, किसी सर्टेन पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, जहां पे मान के चलो ए कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है तो वो राइटिंग में होना चाहिए और उसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, है ना। ए ए जैसे ए अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है तो वो बोलता है आई हेयर बाई डायरेक्ट सी, है ना, टू पे, अनकंडीशनल ऑर्डर आप दे रहे हैं, किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, टू पे 50,000 रुपीज। अब किसको पे करेगा, तो ओनली टू सर्टेन पर्सन, यानी किसी सर्टेन पर्सन को, कि आई हेयर बाई डायरेक्ट सी टू पे दिस मच रुपीज टू। अब यहाँ पे किसी का भी नाम हो सकता है, अब यहाँ पे ये डी को भी पे करा सकता है यहाँ पे, या फिर ए जो है खुद को भी पे करा सकता है, टू पे मी, खुद को भी वो पे करने का ऑर्डर दे सकता है, किसी थर्ड पर्सन को भी पे करने का वो ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, बट वहां यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे 3 पार्टीज इंवॉल्व होते हैं। हो सकता है एक ही पार्टी 2 कैपेसिटी में हो, लेकिन 3 अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं। एक होता है जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया, उसको सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने बनाया उसको आप बोलते हैं ड्रॉअर, जिसको डायरेक्शन दिया गया उसको आप बोलते हैं ड्रॉई, और जिसको पे करेगा ड्रॉई, ड्रॉई को आपने जो डायरेक्शन दिया किसी को पे करने को, उसको बोलते हैं पेई। तो इसमें हमेशा 3 पार्टीज इंवॉल्व होती है। अब हो सकता है कि जो पेई हो वही ड्रॉवर भी हो, पेई और ड्रॉवर एक ही पर्सन हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली आप कब देते हैं, मान लिया आपसे कोई उधार पे सामान खरीद रहा है, ठीक है, अब उधार पे ले जा रहा है, आपको डाउट है कि वो देगा कि नहीं, तो आप उसको बोलते हैं ठीक है तुम उधार पे ले जाओ, बट मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता हूं जिसमें मैं तुमको डायरेक्शन देता हूं दैट यू विल पे दिस मच अमाउंट टू मी। तो यहाँ पे ड्रॉअर और पे सेम है। ठीक है, या फिर और बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बन सकता है कि मान लिया कि आप किसी से आपको कुछ पैसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है, और आपको भी किसी को पैसे देने हैं, तो आप रैदर देन उससे कलेक्ट करके फिर उसको देने के अलावा आप उसी को डायरेक्ट कर देंगे कि उसको पे कर दो, कि आई डायरेक्ट बी टू पे सी ₹20,000। बी मेरा क्रेडिटर है, मैं सी का क्रेडिटर हूं, तो हो गया काम यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज से, मैंने बी को बोल दिया पे बी ₹20,000 लेटेस्ट बाई दिस पर्टिकुलर डेट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, एक ड्रॉअर होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, एक ड्रॉई होता है और एक आपका पेई होता है। ठीक है, तो इसका एसेंशियल्स क्या क्या हो, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वेरी सिंपल। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होंगे, देखते हैं। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में फटाफट देखते हैं, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पहला, राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा साइंड होना चाहिए बाय द ड्रॉअर, और देखो एक और चीज है, बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है बेयर एक्ट में वो वहां पे सेक्शन में नहीं दिया है, बट वो ड्रॉवर के थ्रू तो साइंड होना ही चाहिए,
एक्सेप्टर के थ्रू भी साइंड होना चाहिए, साइंड बाय एक्सेप्टर। जिसको आप डायरेक्शन दे रहे हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर उस डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? प्रॉमिसरी नोट में तो आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं ना पे करने का, तो सामने वाले का साइन का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं पे करने को किसी और को, तो वो एक्सेप्ट करेगा तब तो पे करेगा, तो यहाँ पे साइन बाय एक्सेप्टर भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई, ये तीनों के तीनों जो है सर्टेन होने चाहिए, दे मस्ट बी सर्टेन। अब सर्टेन कौन होगा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट आप लगा लेंगे प्रॉमिसरी नोट वाला, कि ऐसा नहीं है कि उनका नाम एग्जैक्टली मेंशन होना चाहिए, अगर डेजिग्नेशन से भी ये क्लियर है कि ड्रॉ, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। ठीक है, नेक्स्ट, जो सम पेएबल होगा वो भी सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, और इसका भी एक्सेप्शन आपको सेक्शन 5 का पैरा 3 अप्लाई करेगा, जहां पे एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट लगा है, वो भी सर्टेन माना जाता है। नेक्स्ट, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, स्टैंप लगा रहना चाहिए, इट इज नेसेसरी। ठीक है, और 7th क्या है, इट मस्ट बी पेएबल टू, वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो प्रॉमिसरी नोट में देखें, पेएबल टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, पेएबल टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और पेएबल टू बियरर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, whether it is either it is payable to order of certain person or payable to bearer। और यहाँ पे भी वही आ जाएगा, payable to order का मतलब क्या है कि जो पेई है या तो उसको पे करो या उसके ऑर्डर पे किसी और को, अगर उसने किसी और को इंडोर्स कर दिया है तो, इंडोर्समेंट कर दिया है तो, और नहीं तो अगर वहां पे बियरर वाला बिल ऑफ एक्सचेंज है तो जिसके भी हाथ में वो जाएगा वो जो है वहां पे ड्रॉई को कंपेल कर सकता है अमाउंट पे करने के लिए। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो प्रॉमिसरी नोट में हम लोग पढ़े थे कि आरबीआई एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज को भी रेस्ट्रिक्ट करता है। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 बोलता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी पेएबल टू बियरर नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट अगर वो बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉमिसरी नोट पढ़ लिए तो बिल ऑफ एक्सचेंज का भी सारा एसेंशियल लगभग सिमिलर प्रिंसिपल्स पे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे 3 पार्टी होती है, यहाँ पे एक ऑर्डर होता है एक तरफ से, यहाँ पे जो ड्रॉर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है किसी को ऑर्डर देता है, ही गिव्स अ ऑर्डर टू सर्टेन पर्सन, राइट, वहां पे आप प्रॉमिस करते हैं पे करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्टीज होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी को डाउट, एनीबडी, एनीबडी, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? अब आओ चेक देखते हैं, चेक और भी सिंपल है। थर्ड इज चेक। चेक जो है आपको सेक्शन 6 में बताया गया है, और बेयर एक्ट से पहले देखते हैं इसको। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब चेक ऑलरेडी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज का जो जो एसेंशियल है कि राइटिंग में होना चाहिए, मेकर के थ्रू साइन होना चाहिए, डायरेक्शन देना होगा उसको सर्टेन पर्सन को, ठीक है, टू पे टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और बियरर। ठीक है, तो ये सारा एसेंशियल इसमें पूरा होना चाहिए कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो चेक का है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। अब इसके अलावा 2 एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? चेक में तो है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज तो होना ही चाहिए, मतलब चेक क्या होता है, चेक में आप बैंक को ऑर्डर करते हैं कि पे कर दो, पेई को, जिसका भी नाम आपने चेक दिया है, तो ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही तो है। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी तो एक पर्सन किसी और को ऑर्डर देता है किसी को पे करने के लिए, बट इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉई होगा, ड्रॉई जिसको आप ऑर्डर करेंगे, वो हमेशा आपका कौन होगा, बैंक होगा। ड्रॉई विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड बैंकर, कोई बैंकर ही होगा वहां पे ड्रॉई, ये एक आपका रिक्वायरमेंट है। और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है चेक का, कि इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। जैसे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब पेएबल ऑन डिमांड भी हो सकते हैं, और पे, और या फिर कोई स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद पेएबल होते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्रॉमिसरी नोट इशू किया, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹20,000 आफ्टर 1 जनवरी 2025, ये प्रॉमिसरी नोट है।
व्हाई इट इज पेबल आफ्टर अ स्टिपुलेटेड पीरियड। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपका ऐसा हो सकता है, लेकिन चेक अगर आप इशू कर रहे हैं तो चेक में आफ्टर अ स्टिपुलेटेड पीरियड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पेबल ऑन डिमांड। चेक मैंने आज इशू किया, आप आज के आज जाके बैंक के जो ऑर्डिनरी आवर्स हैं उसमें जाकर आप डिमांड पे वो पैसा ले सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट में आपका जो भी पेई का जो राइट है पेमेंट एक्सेप्ट कर पेमेंट लेने का, उसको डिले किया जा सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी डिले किया जा सकता है कि नॉट बिफोर 1st January 2026, not before 10th February 2025। ठीक है, कि I direct you to pay him this much amount after 3 month, तो 3 महीने बाद। तो ये पेबल ऑन डिमांड नहीं है, हम आज ही जाके वो उससे पैसा क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन चेक जो होता है ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है। इसलिए आप चेक इशू करते हैं किसी को, आपने चेक इशू कर दिया, वो आज जाके बैंक में डाले, कल डाले, परसों डाले, महीने भर बाद डाले, है ना, बस मैच्योरिटी पीरियड उसका एक्सपायर नहीं हो जाना चाहिए, तो पेबल ऑन डिमांड होता है। तो चेक में 2 बस एडिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, तो चेक जो होता है, चेक इज ऑलरेडी व्हाट, चेक के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो गया, सिंपली पहला कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज का सारा रिक्वायरमेंट वहां पे पूरा होगा। और एडिशनल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं चेक के, तो वहां पे ड्रॉई जो है हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर होगा, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, जो भी बैंक का चेक इशू कर रहे हैं हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर ड्रॉई होगा, मतलब डायरेक्ट आप हमेशा किसी बैंक को करेंगे। और तीसरा, इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। इज दिस क्लियर, क्लियर टू एवरीवन? अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक का आप लोग नाम सुने हैं? पोस्ट डेटेड चेक, चेक क्या ऐसा होता है जो फ्यूचर डेट पे पेएबल होता है? क्या ऐसा भी चेक होता है? पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, है ना। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? ये होता है पेबल एट अ फ्यूचर डेट, दिस इज पेबल एट अ फ्यूचर डेट। आपने आज किसी को चेक इशू कर दिया और बोला कि ये पैसा आप मेरे बैंक से ले सकते हैं आफ्टर 20th अक्टूबर, तो ये क्या हुआ, ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया। तो अब तो यहाँ पे ये डिमांड पे पेबल नहीं होगा, तो वेदर पोस्ट डेटेड चेक विल बी कंसिडर्ड एज अ चेक और नॉट, डिमांड पे तो ये पेबल नहीं होगा। मैंने अभी बोला जितने भी चेक होते हैं वो पहले बिल ऑफ एक्सचेंज होने चाहिए, फिर उसके बाद उनमें 2 एडिशनल रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए कि वहां पे ड्रॉई जो होना चाहिए वो एक स्पेसिफाइड बैंकर ही होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा वो पेबल ऑन डिमांड होना चाहिए। बट अगर हम पोस्ट डेटेड चेक की बात करें तो वो तो पेबल ऑन डिमांड होता ही नहीं, वो तो फ्यूचर डेट पे पेबल है, तो फिर वहां पे क्या होगा, वेदर दैट विल बी कंसिडर्ड एज चेक और नॉट। तो पोस्ट डेटेड चेक से रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, उस पर गौर कीजिए। जो पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं उसके बारे में, पोस्ट डेटेड चेक, आप आज आपने कोई चेक इशू किया लेकिन आपने बोला कि ये अमाउंट पेबल होगा मेरे बैंक की तरफ से ओनली आफ्टर 20th अक्टूबर, पोस्ट डेटेड चेक भी एक होता है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तो इससे रिलेटेड आपका एक जजमेंट है, अनिल के सोहनी वर्सेस गुलशन राय, वर्सेस गुलशन राय 1993। इस पर्टिकुलर केस में किसी को आइडिया है, कोई गेस करना चाहता है या किसी को इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, पोस्ट डेटेड चेक का क्या होता है स्टेटस, क्या वो चेक कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? नहीं है किसी को, ओके। देखो इसमें बोला गया कि पोस्ट डेटेड चेक जो है वो फ्यूचर डेट पे पेबल होता है ना, कि मान लो कोई भी चेक जो है इशू किया गया 20 अगस्त को और वो पेबल होगा 20 अक्टूबर से, 20th अक्टूबर से वो पेबल होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि इशू तो ये 20 अगस्त को हो गया और चेक का बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि वो पेबल ऑन डिमांड है, तो फिर इसको क्या चेक नहीं बोलेंगे? तो अनिल
कुमार सोनी वर्सेस गुलशन रॉय के केस में बताया गया कि जो भी टाइम पीरियड चेक के इशू से और चेक के का जो पेबल डेट है कि इस डेट से ये पेबल होगा, इस दौरान, ठीक है, the date on which the check is issued and the date from which it becomes payable, है ना, issued date और payable date, इन दोनों के बीच में इसको चेक नहीं मानेंगे, पोस्ट डेटेड चेक को चेक नहीं मानेंगे, आप बस उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मानेंगे। जब वो पेबल हो जाएगा, पेबल डेट आ जाएगा, तो अब वो डिमांड पे पेबल है, तभी उसको आप चेक मान सकते हैं, तभी उसको आप चेक कंसीडर कर सकते हैं। यानी पोस्ट डेटेड चेक आर व्हाट, दे आर बिल ऑफ एक्सचेंज अंटिल दे आर पेएबल। जब वो पेएबल हो जाता है, कोई डेट पर्टिकुलर फ्यूचर डेट है, जिस डेट से वो पेएबल हो जाएगा, उस डेट से आप उसको चेक मानेंगे। टिल देन दे आर मियरली बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो फ्यूचर डेट से हो सकता है ना पेएबल, तब तक उसको आप केवल बिल ऑफ एक्सचेंज मानेंगे। एक और जजमेंट है, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक से ही रिलेटेड, अशोक यशवंत बदावे, अशोक यशवंत बदावे वर्सेस सुरेंद्र माधवराव निघोजाकर, या फिर इतना ही लिखो बस, केस का पूरा उतना, सबका टाइटल क्या लिखना, 2001, है ना, अशोक बदावे वर्सेस सुरेंद्र माधवराव। इस केस में बोला गया कि अगर पोस्ट डेटेड चेक में पेबल डेट से पहले, पेबल डेट से पहले अगर बैंक ने पे कर दिया, ठीक है, तो बैंकर जो होगा, बैंकर होगा, वो लाइबल हो जाएगा फॉर नेग्लिजेंस, उसको आप नेग्लिजेंस के लिए लाइबल ठहरा सकते हैं अगर उसने पोस्ट डेटेड चेक को उसका जो ड्यू डेट था उससे पहले अगर उसने पे कर दिया, ठीक है, कि कोई 20 अक्टूबर को कोई अमाउंट पेएबल है, ठीक है, और बैंक में आप जो है 10 अक्टूबर को ले गए और बैंक आपको जो है पेमेंट कर दिया, नाउ यू कैन ऑल्सो स्यू द बैंक फॉर नेग्लिजेंस बिकॉज दैट वाज नॉट अ चेक। जब तक वो पेबल नहीं हुआ था, बैंक उसको पे करना ही नहीं सकता था, वो चेक था ही नहीं, वो क्या था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज था। ओके, और चेक के बारे में लास्ट आपको एक बात जाननी है कि चेक जो होता है ये आपको दोनों तरीके का हो सकता है, चेक में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे होने को तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट भी पेबल टू ऑर्डर और बियरर दोनों होता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे आरबीआई एक्ट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, बट चेक पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चेक पेबल टू ऑर्डर भी हो सकता है और बियरर भी, मतलब कोई भी कॉमन पर्सन भी पेबल टू ऑर्डर या पेबल टू बियरर वाला चेक इशू कर सकता है। बियरर वाले चेक में बस बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि वो अगर गुम हो गया तो फिर उसके बाद इट विल कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल। ओके, तो ये आपका प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और आपका चेक हुआ, ठीक है। अब आप लोग जो है कुछ चीजें होमवर्क कर लीजिएगा कि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है, और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, होमवर्क क्या कीजिएगा अभी बताइए, अब पढ़ लिए कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल ही गया होगा। नंबर ऑफ पार्टीज के बेसिस पे क्या डिफरेंस है बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टीज प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, इसमें कितने पार्टीज होनी चाहिए, 2 Two parties. है ना, मेकर और पेई, इसमें 3, ड्रॉ ड्रॉई पेई, ठीक है। उसके बाद और क्या डिफरेंस हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट में इट इज ऑलवेज पेएबल टू मेकर, सॉरी मेकर नहीं, मेकर नहीं, पेएबल, इट इज ऑलवेज पेएबल टू, आई थिंक नो, इस एक में अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, और एक में क्या होता है, unconditional order. अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था, कि इसमें जो है पे कौन करता है, प्रॉमिसरी नोट में हु इज लाइबल टू पे, मेकर और पेई, मेकर, मेकर,
मेकर इज लाइबल टू पे। और बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन पे करने के लिए लाइबल होता है? Pay. Drawing. पेई, Drawing. ड्रॉई। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक डिफरेंस हुआ इसमें, ड्रॉई, राइट। किसमें एक्सेप्टेंस होना मैंडेटरी है? Bill of exchange में. बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस होना मैंडेटरी है, इसमें नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में डिफरेंसेस आप लोग जो है ये प्रिपेयर आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। हो सकता है इस मंथ में कभी कभी क्लासेस आपका जो रेगुलर डेज है उस पर भी ऑफ रहे, बिकॉज लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनका मॉक इंटरव्यूज कराना है। ठीक है, तो उस कारण से कभी कभी ऑफ हो सकता है, बट वो पहले हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, इस बार काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, आई होप कि इस बार नेक्स्ट टाइम आप लोग का भी रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वैकेंसी तो इस बार से ज्यादा ही आने की उम्मीद है। अब वैकेंसी कब आती है इसका कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज बीपीएससी यू नेवर नो, बट नेक्स्ट टाइम वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली अभी वाले से ज्यादा ही आएगी, है ना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, राइट। सो कीप ऑन स्टडिंग। ठीक है, और जिस दिन भी क्लास ऑफ रहेगा आप लोग को प्रायर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन। Thank you.